beautiful, masterful and glorious. Congratulations to India, led by Rohit Sharma, ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024. ऐसा क्या खिलाया रोहित शर्मा को कि रोहित शर्मा बन गया हिटमैन ऑफ इंडिया। जैसे कि 270 में उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि सर एडमिशन नहीं चाहिए उनको। रोहित शर्मा की आपके साथ बॉन्डिंग पहले कैसी थी और बाद में जब उनको वो स्टारडम मिला, एक लेवल मिला, उसके बाद उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? आज मुझे जो इतना बड़ा जी अवार्ड मिला है देश का सबसे द्रोणाचार्य श्री दिनेश जवाहर लाल। तो उससे और बड़ा अवार्ड क्या मिल सकता? एक मर्सिडीज गाड़ी वहां पर खड़ी थी, तो गाड़ी खड़ी होने के बाद मुझे कहा कि ये गाड़ी मैं लूंगा। रोहित शर्मा ने बोला। रोहित शर्मा मर्सिडीज ग्राउंड पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो सुबह शाम, इतने बच्चे भी आपने निकाले, लेकिन आपके पास ग्राउंड नहीं है सर। आज है कि सर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं और 28 ईयर्स से बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिए बच्चों के लिए और आज बच्चे जाके टॉप लेवल के क्रिकेटर बने, तो बहुत खुशी हुई। एक स्पोर्ट्स, एक पॉलिटिक्स, दोनों पैरेलली चलते कहीं ना कहीं। और आजकल सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स है। बहुत अच्छे प्लेयर्स देना है इंडिया को, और रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, मैं चाह रहा हूँ कि, और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितनी भूख अभी हमारे दिनेश लाटजी में है और कितने ऐसे प्लेयर्स अभी और इंडिया को दे सकते हैं। जिसमें ताकत है तब तक मैं करने वाला हूँ जी। मेरा लाइफ तो क्रिकेट के लिए। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट आ गया, तो वुमेन्स का क्या फ्यूचर है सर? दिनेश लाट सर आईपीएल को किस नजर से देखते हैं? तो अगर आपको ऑनेस्टली एक चूज करना पड़े, रोहित शर्मा या विराट कोहली, आपके फेवरेट कौन है? सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देसी टॉक्स। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा और आज देसी टॉक्स पर एक ऐसी बेहतरीन पर्सनालिटी, एक ऐसे शख्स जिन्होंने ना जाने कितने स्पोर्ट्समैन की लाइफ बना दी। बिल्कुल, उन्हें ना केवल अपने प्रदेश में, केवल देश में भी और विदेशों में भी उनकी पहचान बना दी। उनके द्रोणाचार्य, और जिन्हें खुद द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। जी हां, हमारे साथ हैं इंटरनेशनल कोच और खुद वो बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, और वो रोहित शर्मा जी के भी कोच हैं, शार्दुल ठाकुर के भी कोच हैं और बहुत सारे प्लेयर्स उनकी गाइडेंस में वो आगे बढ़े हैं। मैं स्वागत करता हूं दिनेश लाट सर का। सर हार्दिक स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। आपने इतना समय निकाला हमारे देसी टॉक चैनल के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली आप मुंबई से यहाँ पे आए और इसका तो आपने एक कमाल कर दिया सर, आपने इतना टाइम दिया। दिनेश सर, एक स्टार्ट करते हैं, जो एक टैगलाइन है कि ऐसा क्या खिलाया रोहित शर्मा को कि रोहित शर्मा बन गया हिटमैन ऑफ इंडिया। मतलब पूरी दुनिया के क्रिकेटर उनसे डरते हैं जब बॉलिंग करने आते हैं, अच्छे के पैर कांप जाते हैं जब रोहित शर्मा बैटिंग करने आते हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, तो क्या खिलाया उनको, थोड़ा उस पर ही बात करें सर। कुछ खिलाया तो नहीं, बट जैसे कि मैंने उसको जब भी देखा था एज एन बॉलर देखा था, ऑफ स्पिन बॉलिंग डालता था, बॉलिंग करते थे स्टार्ट, और एक ही मैच में थे। जैसे कि मुंबई में बहुत सारी जगह पे कैंप्स रहते हैं अप्रैल में, और उस एक कैंप में वो खेल रहा था, और उस कैंप वालों ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी, 112, 110। ये कौन से ईयर की बात रही होगी सर? 1999 की बात है, 99 की। जी सर। सो फाइनल में उनकी टीम पहुंची थी, और हमारी स्कूल भी पार्टिसिपेट थे, हम भी फाइनल में पहुंचे थे जी। हमारे अगेंस्ट खेल रहा था, हालांकि 10 ओवर की मैच थी, उन्होंने कुछ 67 रन की पारियां खेली, टोटल 67 रन बनाए 10 ओवरों में जी। और हमने चेस की 10 ओवर 67 रन। और बट जिस वक्त हमारी बल्लेबाजी थी और जिस तरह से रोहित ने गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी का एक्शन देख के मैं बहुत खुश हुआ कि मैं स्कूल को जिस करता हूँ, स्वामीगढ़ इंटरनेशनल स्कूल गोराई में जो स्कूल है बोरोली में, तो मुझे बच्चे भी चाहिए थे स्कूल के लिए, नई स्कूल थी तो बच्चे थे। तो जैसे मैच खत्म होने के मैंने उसको बुलाया, कहा कि बेटा नाम क्या है तुम्हारा? रोहित शर्मा। तो कहा कि उसे पेरेंट को मिलने बोलना मुझे इमीडिएट। तो उसने कहा मेरे पेरेंट यहाँ नहीं रहते, तो उसके पेरेंट डोंबोली यानी मुंबई से ऑलमोस्ट बोरोली से 3 घंटे की दूरी पे थे वो, तो डिस्टेंस पड़ता था। वो अपने चाचा के घर पे रहता था। ओके, यस यस। उसके पेरेंट डोंबोली रहते थे। ओके ओके। तो उसके चाचा वहां पर थे, रवि अंकल करके। उनको मैंने कहा कि आपका भतीजा मुझे अच्छा लगा, आपको इंटरेस्ट है तो मेरे स्कूल में मैं एडमिशन करवा देता हूँ। ओके।
तो 2 जून को मैंने स्कूल में बुलाया उनको, स्कूल में आए, स्कूल में आने के बाद हम डायरेक्टर सर के पास गए, डायरेक्टर सर को कहा कि इसका एडमिशन करवाना है, उन्होंने फॉर्म मंगाया, फॉर्म दे दिया। जैसे फॉर्म लेके हम जब नीचे आए तो उन्होंने मैं एक क्वेश्चन पूछा कि स्कूल की फीस कितनी है। मुझे पता नहीं, मुझे हम देखते हैं काउंटर पे जाके, किस काउंटर पे गए, उनको पूछा कि 7th स्टैंडर्ड के लिए कितनी फीस है, तो उन्होंने कहा 275 रुपीज। जैसे कि 275 उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि सर एडमिशन नहीं चाहिए हमको। मैं शॉक हो गया। 275 हाँ 275 रुपीज पर मंथ फीस थी। ओके, अरे इतना स्कूल अच्छा एडमिशन में आपको डोनेशन फ्री किया और आप मना कर रहे हैं। सर आपको पता नहीं कि हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम जिस स्कूल में जा रहे होते 30 रुपीज फीस है, 270 हम लोग भर ही नहीं पाएंगे। वो डिफरेंस था वहाँ पे, बहुत डिफरेंस। तो पता नहीं मुझे क्या लगा जी, मुझे लगा बच्चे को स्कूल में लेना ही है एडमिशन जी। मैंने फॉर्म लेके फिर से डायरेक्टर सर के पास गया, तो कहा कि सर ये एडमिशन आपने कंफर्म किया है, बड़ी दिक्कत है। मतलब बोलो ना सर, मैं चाहता हूँ बच्चे को फ्री शिप दिया जाए। ओके, पहला लड़का था जिसके लिए मैंने फ्री शिप डिमांड किया था, तो सर ने मेरे पास देखा, क्यों आपको क्यों लग रहा है? सर गरीब लड़का है, स्कूल के लिए बच्चे भी हेल्प हो जाएगी, अच्छा बॉलिंग करता था, एक्शन अच्छी, ठीक है सर आपने बोल दिया, ग्रांटेड फ्री शिप। अरे वाह, यदि उस टाइम अगर फ्री शिप ग्रांट नहीं किया होता तो पता नहीं मुझे रोहित शर्मा फिर हाथ से निकल जाते, तो माइंडसेट चेंज हो जाता था। बिल्कुल, क्योंकि एडमिशन नहीं, क्रिकेट भी नहीं खेल, क्योंकि उतनी उनकी इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही डिसीजन होता, बस वो डिसीजन उधर ही चला। सो पहले साल एज एन ऑफ स्पिन बॉलर करके खेला, 7th स्टैंडर्ड में था, अंडर 14 टीम में था जी। तो और हम नई स्कूल थे, फर्स्ट राउंड हम लोग हार गए थे। सेकंड ईयर जब हमने प्रैक्टिस चालू की तो मैंने क्या किया, उसको अंडर 16 टीम में भी लिया, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, एक्शन अच्छी थी, तो 16 टीम में भी था और 14 टीम में था। 16 के हमारे अक्टूबर में प्रैक्टिस चालू हो गई। एक दिन मैं से एंटर कर रहा था स्कूल में, तो बाहर से एक लड़का मैंने अंदर देखा कि एक बैटिंग से नॉक ले रहा है, जैसे कि कोच आने के पहले बच्चे खेलते रहते हैं। तो नॉक ले वाला कौन लड़का, इतनी अच्छी बैट आ रही है, स्ट्रेट बैट से मार रहा है। जैसे मैं अंदर आ गया तो देखा तो रोहित था, मैंने तो बैटिंग का, तो हाँ सर ठीक है। फिर मैंने उसे 6-7 नंबर में नेट में बैटिंग दी जी, बैटिंग की, अच्छी की, ठीक ठाक की है, इतना मुझे नहीं लगा, ठीक ठाक की जी। उसके बाद स्कूल की मैच आई, स्कूल के मैच में मैंने उसको 7 नंबर भेजा, उसने 30-40 अच्छे रन बनाए। वेरी गुड। तो मैंने कहा अच्छा बैटिंग कर रहा है, इसको प्रमोट करना चाहिए। बट हम सेकंड राउंड में हार गए हरीशशील्ड। जब 14 की प्रैक्टिस चालू की, हमारी गाइडशील्ड की प्रैक्टिस चल रही, तो मैंने उसे सेकंड नंबर में बैटिंग देना चालू किया। ओके, मैच आई तो मैच कहा तो ओपन करेगा करके, तो खुश हो गया बहुत ओपन करके। अच्छा, तो उसको मैंने ओपन करवाया, ओपन कर उसने 140 रन की पारी खेली उस मैच में। तब से मुझे नहीं लगा कि यार इसको बैटिंग में ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो मैंने उसको कहा कि तू फोकस बैटिंग में ज्यादा करना, बॉलिंग तो डालते रहेगा। तब से उसने बैटिंग में ज्यादा फोकस किया एंड आज वर्ल्ड का बेस्ट, वो टर्निंग पॉइंट हो गया सर पूरा, उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। हाँ, बॉलिंग तो कहीं पीछे ही छूट गई। अगर मैं वो टाइम पे वो बैटिंग नहीं देखता और उसको बैटिंग में फोकस करने, देखिए टैलेंट तो उसके पास था ही, टैलेंट ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहित को मैंने इतना बड़ा किया है, उसके पास टैलेंट, लेकिन वो डिसीजन मैंने जब लिया उसको बैटिंग में फोकस करने का, तो उसकी वजह से आज इंटरनेशनल लेवल पे वो हीरे को पहचानने का काम आपने किया, क्योंकि वो सही जोरी ही पहचान सकता है। अच्छा, कोच ही एज ए कोच जो आपने पहचाने, उनकी जो उनकी स्पेशलिटी थी, तो उसकी वजह से फिर वो हिटमैन बने। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। और मैंने सुना है कि सर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, और 28 ईयर्स से, और एक ही सर आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। सर ये कैसे होता है, और फिर फैमिली का सर ब्रेड एंड बटर कैसे चलता है? बेसिकली मैं रेलवे में जॉब में था। ओके, रेलवे का। अच्छा, और हमारी ख्वाहिशें ज्यादा नहीं थी, सिर्फ ग्राउंड पे जाना, ग्राउंड पे घर पे आना, हुई है जी। मेरे फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया बेसिकली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर घर पे पैसे नहीं आएंगे तो कैसा होता है मुझे पता है, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे वाइफ ने सपोर्ट किया बहुत। हालांकि ये ऐसी बात है कि मैं जब क्रिकेट मेरा चालू किया था 1976 में, तब मेरे पास कुछ नहीं थे, मेरे पास 7 रुपीज फीस भरने के पैसे नहीं थे। तो मेरे गुरु द ग्रेट रमाकांत नाचरेकर जिन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स, सचिन सबसे बड़ा गॉड दिया, क्रिकेट में गॉड दिया जी, उनके पास मेरी शिक्षा चालू हुई थी क्रिकेट की उस वक्त। और उन्होंने भी जो वो भी वही करते थे, यानी हमारे जैसे बहुत सारे गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग देते थे। और मुझे जॉब भी क्रिकेट की वजह से मिला, तो मेरे दिमाग में भी ऐसी चीजें आने लगी कि
यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है, सर की जैसा करना है। सर ने तो बहुत ही बड़ा के, सर ने एक बेंचमार्क बता दिया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है हमारे, ऐसे नहीं है, बट मैंने एक शुरुआत की उस चीज की। जैसे कि जिस स्कूल को मैं कर रहा हूँ 1995 में स्वामी का एक स्कूल है जो बोरोली में, उस स्कूल को कर रहा हूँ। वो स्कूल को मैंने जब क्रिकेट चालू किया था तभी उन्होंने मुझे पूछा था फीस कितना लोगे, कितना चार्ज करोगे। मैंने कहा चार्ज का बाद में देख लेंगे। और उसमें एक प्लस पॉइंट हो गया, मेरा बेटा 2.5 साल का था उस वक्त। उसके बाद वो भी क्रिकेट में आने लगा, क्रिकेट खेलने लगा। अच्छा, तो मेरा ध्यान उसके ऊपर होने लगा कि पैसा तो मिलते ही रहेगा, मैं सोचा था। और हमारी ख्वाहिशें ज्यादा नहीं थी, तो इसके लिए ये होते गया और करते होते गया। आज मुझे जो इतना बड़ा अवार्ड मिला है, देश का सबसे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, तो उससे और बड़ा अवार्ड क्या मिल सकता है, उससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है। सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बात है कि ये अवार्ड महाराष्ट्र स्टेट में जो हमारे गुरु को मिले थे 1999 में आचार्य सर को मिले। और उसके बाद मैं आई एम द सेकंड पर्सन है, दूसरा मैं जो कोच हूँ जिसको अवार्ड है। 32 साल के बाद महाराष्ट्र में अवार्ड आ गया, क्या बात है, मेरी क्या बात है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ सर, आपकी मेहनत है सर, जो ये अवार्ड आपको मिला सर इतने सालों से। इंस्पिरेशन सर आपके सर रहे, सर रहे, उनके मतलब उनसे आपने सीख कर, और जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडुकेशन दिया करते थे नीडी लोगों को, वहां से आपको इंस्पिरेशन मिली और आपने देना स्टार्ट किया। बिल्कुल। वाह सर, बच्चे आते हैं एकेडमी में, खेलते हैं, मजे करते हैं, कोचिंग पार्ट कितना डिफिकल्ट है सर? क्योंकि सुनील छेत्री को भी हमने देखा पिछले दिनों, एक वायरल पड़ा हुआ था, उन्होंने एक डाला था कि कोच सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कोचिंग करना किसी बच्चे को, क्योंकि बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है, मॉर्निंग में टाइम, इवनिंग में टाइम, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है बच्चों को। तो मैं तो नहीं रख पाऊंगा। तो मेरे को लगता है जो पेरेंट्स भी आते हैं आजकल, पेरेंट्स आते हैं वो बड़े एक शॉर्टकट की तरफ जाते हैं कि बड़े 1-2 साल में रिजल्ट चाहिए हैं, बड़ा एक जल्दबाजी में रहते हैं कि कुछ ऐसी चीज हो जाए कि एकदम से रिजल्ट कुछ आ जाए, कुछ ज्यादा ना करना पड़े या कुछ ऐसा। तो कोचिंग पार्ट कितना डिफिकल्ट है सर? ये क्या मतलब इसका एक थोड़ा सीक्रेट रहता है कि कोचिंग कितने सालों तक ये मेहनत कंसिस्टेंटली लगे रहने पड़ती है सर? कोचिंग पार्ट एक्चुअली डिफिकल्ट है, कोचिंग करना खाने की चीज नहीं है। बट शुरू से मैंने मेरा एक उसूल रख रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मैं पैसे लेता नहीं, तो मुझे चाहिए वो बच्चे मैंने सिलेक्ट करके लिए थे। हाँ जी। और मैंने पेरेंट को ये बताया कि मेरे पास आने के बाद आपका क्रिकेट कंसर्न टूट जाएगा। आपका और क्रिकेट और आपका यानी घर पे जाने के बाद बच्चे के साथ क्रिकेट का डिस्कशन नहीं करना चाहिए। और मेरे पास भी आके पूछना नहीं कि आप मेरा बेटा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा मैं इस बारे में स्ट्रिक्ट था, और वो स्ट्रिक्ट होने की वजह से ऑलमोस्ट जिस स्कूल को मैं कर रहा हूँ उधर के 95 बच्चे स्टेट के लेके अभी तक मुंबई से डिफरेंट एज में 14, 16, 19, 22 रणजी ट्रॉफी में इंटरनेशनल प्लेयर बन गए। ये बहुत अच्छी हाँ, तो मैं थोड़ी इस बारे में स्ट्रिक्ट हूँ। पेरेंट को मैं बहुत समझाता हूँ कि देखिए कि स्पोर्ट्स तो अच्छी चीज है, बट स्पोर्ट्स के साथ आपको एजुकेशन में भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स में आगे नहीं जाते तो एजुकेशन में बच्चा आगे जाता। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। मेरे पास ऐसे कोई आए थे एक 17-18 साल पहले, उनके बेटे को 95% स्कोर किया था उसने ओके 10th में जी। और हमारे स्कूल के जो ओनर थे उनके दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे को क्रिकेट में डालना है, क्रिकेट आपके पास भेजना है। बोला ठीक है आप भेज दीजिए। जैसे मैंने बच्चों को देखा मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उनको बोला कि आप मत करो, क्रिकेट में डालो मत प्लीज। तो उन्होंने नहीं सर, अरे आपके पास तो आपने हाथ लगा तो नहीं, तो मतलब मैं कुछ बनाने वाला नहीं। बच्चे को देखना टैलेंट है तो ही बच्चा बनेगा। बच्चा डेडिकेट करना चाहिए, बच्चे को बहुत मेहनत है उसके पीछे तो ही बच्चा बनता है, ऐसे क्रिकेटर बनते नहीं है। तो लोगों को ऐसे लगता है कि लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आपने रोहित शर्मा को बनाया, आपने शार्दुल ठाकुर को बनाया, आपने इसको बनाया, उसको बनाया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने नहीं बनाया, कि वो बच्चों के पास टैलेंट है, मैंने सिर्फ गाइड किया। कोच किसको बना नहीं सकते, कोच गाइड करके उसको समझा। मेंटोर की जरूरत है, मेंटोर की जरूरत है। कोच मेंटरशिप कर सकते बट बना नहीं सकते, जो सही डायरेक्शन दिखा पाए, सही डायरेक्शन बना। तो मैं पेरेंट को यही कहता हूँ कि मेरे पास आने के बाद ये मत सोचो कि बड़ा बनेगा मेरे पास, बट हाँ डिसिप्लिन मेरे पास होती है तो डिसिप्लिन में रहेंगे बच्चे, तो एक अच्छी बात है। और दूसरी बात, मैं पेरेंट को खड़ा भी नहीं करता हूँ, ज्यादा भाई रखता हूँ। क्योंकि आजकल के पेरेंट का क्या होगा कि आजकल के पेरेंट क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है, बिकॉज की क्रिकेट में इतना पैसा आ रहा है देखने की 2 महीने के अंदर बच्चा 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़। तो पेरेंट की एक मेंटेलिटी होगी कि मेरा बच्चा अगर क्रिकेटर बन जाए तो एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं, तो वो भी सिखाते हैं क्रिकेट, वो भी खराब करते हैं, तो वो गलत चीजें होती है। बहुत लंबा प्रोसेस है सर, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन शॉर्टकट तो है नहीं इसमें कोई प्रोसेस बहुत, क्योंकि
हालांकि मैं तो बच्चे 8 साल 9 साल जी। ये बच्चे में सिलेक्ट जी करता सर, हूँ, जी वो सर। बच्चे मेरे पास 7-7 8-8 साल रहते हैं। जी सर। और उसके बाद वही देखिए, मैं घड़ी घड़ी यही बोलना चाहता हूँ कि बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है हाँ। और बच्चा अपने आप को अच्छा तैयार करे, क्योंकि कोच सिर्फ बता सकता है चीजें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल, बच्चे के हाथ बच्चे को। में। अगर बच्चा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेगा तो बच्चा आगे जाके बड़ा क्रिकेटर बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं पेरेंट को बहुत समझाता हूँ, लेकिन पेरेंट को ये कहता हूँ कि आप उसका पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो। घर पे आने के बाद उसका क्रिकेट का कंसर्न नहीं होना चाहिए, उसका पढ़ाई में ध्यान दो, उसके खाने के ऊपर आप ध्यान दो, ये चीजें मैं बताता हूँ। और उसके वजह से बहुत सारे हमारे बच्चे अब तक खेले, ऐसे मुझे लग रहा है। सर रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा इंडिया कैप्टन भी रहे, अब उनके अंडर हमने वर्ल्ड कप भी जीता। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, रोहित शर्मा की आपके साथ बॉन्डिंग पहले कैसी थी और बाद में जब उनको स्टारडम मिला, एक लेवल मिला, उसके बाद उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? और कुछ एक्सपीरियंसेस आप बताइए जो हमें दर्शकों को कुछ सुनने को मिले जो अब तक हमने नहीं सुने। देखिए, बॉन्डिंग तो शुरू से थी। बॉन्डिंग अगर नहीं होती तो इतने बड़े लेवल का क्रिकेटर नहीं बनता था, क्योंकि मैंने जो बातें उसे बनाई उसने इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि मैंने बताया कि अगर टैलेंट हो, लेकिन कोच ने जो चीज अच्छी बताई है, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करो तो आप आगे नहीं जा सकते। बॉन्डिंग तो हमारी अच्छी थी। ऐसे है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऐसे हम लोग एक जगह पे खड़े थे और अंडर 19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ था, मुंबई के लिए सिलेक्ट, स्टेट के लिए। एक मर्सिडीज गाड़ी वहां पर खड़ी थी, तो गाड़ी खड़ी होने के बाद मुझे कहा कि ये गाड़ी मैं लूंगा। रोहित शर्मा ने बोला, रोहित शर्मा ने मर्सिडीज गाड़ी, जबकि कुछ नहीं था उसके पास। अच्छा। सिर्फ 19 के लिए मुंबई के लिए खेल रहा हूँ। बोला गधा है तू, ये गाड़ी कहाँ से लेगा तू? वैसे मालूम इसकी गाड़ी की कीमत क्या है? मैं सर लेके बताऊंगा। तो उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई था। तो हर मैं खिलाड़ी को यही कहना चाहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोच आपकी होनी चाहिए, और वो सोच रोहित की शुरू से थी। और इसके लिए इस मुकाम पे पहुंच गया। आपको एक बात बता दो, जैसे कि हम लोग स्कूल की मैच खेल रहे थे और क्वार्टर फाइनल में हमें पहुंचना था। 246 हम लोग चेस कर रहे थे और 30 पे 4 विकेट हमारी गई थी। रोहित बैटिंग कर रहा था, तो मैंने रोहित को मैसेज भेजा कि किसी भी हालत में हमको मैच जीतना है। तो उसने कहा, अरे सर को बोला कुछ नहीं, हम लोग मैच जीत जाएंगे। इतना रिलैक्स थे वो। हाँ, इतना रिलैक्स था। तो उसने उस मैच में 161 रन की पारी खेली और मैच जीता के। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करता है। वो कॉन्फिडेंस वो लेके गया स्टार्टिंग से। वाओ सर, हम ऐसी सोसाइटी में रह के हैं जहाँ पे कहा जाता है देयर इज नो फ्री थिंग्स, है ना? यानी कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। पिछले 28 साल से आप जॉब कर रहे हो सर, उस ग्राउंड पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह शाम इतने बच्चे भी आपने निकाले, लेकिन आपके पास ग्राउंड नहीं है सर आज। उसके बारे में बताइए सर। हम खुद चाहते हैं सर आपके पास बहुत अच्छा ग्राउंड हो, ताकि आप इंडिया के सच में टैलेंट जो बच्चे टैलेंटेड नीचे से जो ग्रास रूट से आते हैं उनको आप टाइम दे और उनको निकाले सर। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास बहुत सारे बार मैंने कहा कि मुझे ग्राउंड, जैसे कि मुझे द्रोणाचार्य मिले, उसके बाद में बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिए कि उन्होंने भी पूछा कि आगे की क्या है आपका, आगे क्या करना है। मतलब अगर मुझे ग्राउंड मिला तो और अच्छे बच्चे, जिस स्कूल का ग्राउंड है बहुत छोटा, हम लोग मैच नहीं खेल पाते, तो एक अच्छा ग्राउंड मुझे अगर मिले, स्टेट गवर्नमेंट मुझे ग्राउंड दे, तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी मैंने दिनेश लाल क्रिकेट फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन ओपन किया है। जी सर जी। और उस फाउंडेशन से अलावा मैंने उसके थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि उस फाउंडेशन को एक ग्राउंड मिले और आगे जाके और कई खिलाड़ी मैं देश के लिए दूं, ऐसे मुझे लगे। सर उम्मीद करते हैं सर, बिल्कुल हमारी ये विशेष है, बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, जरूर मिलेंगे सर। हाँ जी सर, रोहित शर्मा के अलावा भी आपने बहुत सारे प्लेयर्स दिए हैं। अब हम एक नेम हमारे माइंड में आता है, शार्दुल ठाकुर। तो शार्दुल सर के बारे में हमने सुना है कि बहुत स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहा। आपका उनके साथ कैसे मिलना हुआ? और मैंने ये भी सुना है कि सर उनको शेल्टर भी आपने दिया, अपने घर पर रखा, और अपने बच्चे सेम एज के होने के बावजूद। तो सर ये कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली कैसे हो गया कि जैसे कि रोहित को मैंने देखा एक मैच में और मैंने वो डिसीजन लिया उसको स्कूल में एडमिशन लेना। वैसे शार्दुल को हमारे सामने एक मैच खेल रहा था स्कूल के सामने, वो तारापुर विद्या मंदिर बोईसर से आया था, पालघर से, यानी मुंबई से ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे की दूरी थी। तो मैच खत्म होने के बाद जैसे कि उसने जिस तरह से गेंदबाजी की, तो मुझे लगा ये उस एज ग्रुप में सबसे तेज गेंदबाज लग रहा था मुझे उस टाइम पे जी। तो खत्म होने के बाद मैंने उससे पूछा, बेटा मेरे स्कूल में आ जाए, उससे भी यही कहा।
तो फॉर्चुनेटली उसके फादर वहां पर मैच को आए थे, तो मैंने फादर को कहा कि आपका बेटा बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहा है, बहुत तेज डाल रहा है, तो मैं चाहता हूँ इससे मुंबई में आप भेजो, मेरे स्कूल में एडमिशन में दे देता हूँ। बट वो 10th में गया था और मेरी स्कूल में आने के लिए 3 घंटे ट्रैवल करना है, 3 घंटे आने 3 घंटा 6 घंटे का ट्रैवल था और 10th में गया था, तो उन्होंने मना कर दिया, मतलब सर नहीं सर, एक तो 10th में गया, एजुकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर क्रिकेटर नहीं बना तो क्या करेगा वो, एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ठीक है, लेकिन देखिए अगर पॉसिबल है तो आप मेरे स्कूल में डाल दीजिए, बट उन्होंने मना कर दिया। तो ऑलमोस्ट मैंने उनको 22 फोन कॉल किए, फेब से लेके मई तक मैं उनको रेगुलर फोन कॉल में था कि क्या डिसीजन हो रहा है, आप भेजो उसको, अब टच में थे, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बच्चा आगे कुछ तो करेगा, वो एक्स फैक्टर दिखाई दिया था जी। तो मना ही कर रहे थे। तो एक दिन मैं ऐसे घर पे बैठा था वाइफ के साथ, ऐसे गप्पे मारते मारते अचानक उसके ऊपर एक बॉम्ब डाल दिया मैंने। मैंने कहा कि यार एक लड़का रखना है, आस्ते आवाज से कहा कि लड़का रखना है कि क्या कहते तू। उसने कहा अरे आपका घर है, मुझे क्या करना है। जैसे उन्होंने वो कहा, मैंने फोन उठा के फोन लिया, इमीडिएटली फोन किया कि शार्दुल को मैं मेरे घर पे रखना चाहता हूँ, और शार्दुल घर पे आ गया और टैलेंट था ही। क्या बात, जैसे कि रोहित शर्मा का टैलेंट था, शार्दुल का टैलेंट था, सिर्फ उनको वे दिखाना जरूरी था, वो वे मैंने दिखा। सर जितना आपने कर दिया शायद कोई सोच पाए शायद सर। तो ये एक ही शार्दुल ही सर आपके पास रहते थे या उस शार्दुल की तरह आपने? शार्दुल के साथ एक हाथी पत्थर वाला करके मुस्लिम लड़का था। मुस्लिम बोलना गलत चीज हो सकती है अगर ये बोलना चाहिए, बट ये कहना चाहता हूँ कि हम एक देशवासी, हम भारतीय, हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम है या डिवाइड करेंगे चीज पे, ये नहीं कहते। तो वो भी एक लड़का था, उसी गांव का था, उसी वहां का ही था, किसी ने मुझे बताया था। तो उसको भी मैंने मेरे घर पे रखा 5 साल, हालांकि वो 5 साल मेरे घर पे था, और उसको नमाज भी घर पे पढ़ता था, उसके लिए उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो वो भी लास्ट ईयर मुंबई के लिए खेला। बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया बच्चों के लिए, और आज बच्चे जाके टॉप लेवल के क्रिकेटर बने, तो बहुत खुशी होती है। तो स्पोर्ट्समैन, एज ए स्पोर्ट्समैन आपके लिए कोई कास्टिज्म मायने नहीं रखता है। हमने ये चीज सीखी है, मुझे लगता है कि हमें सबको ये चीज सीखनी चाहिए आपसे, ये इंस्पिरेशन आप सबको लेनी चाहिए, ये कि कास्टिज्म में बिलीव नहीं करना चाहिए। सर एक स्पोर्ट्स, एक पॉलिटिक्स, दोनों पैरेलली चलते कहीं ना कहीं, और आजकल सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स है, उससे क्या है? क्योंकि हमने देखा नॉर्मली जैसे मेट्रो सिटीज होगी, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु, मतलब अच्छी सिटीज में तो क्रिकेट, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल लेवल वो चीजें पिछड़ जाती हैं। और मोस्टली क्रिकेटर से जब हमने जानने की कोशिश करी तो सब मुंबई क्रिकेट की बात करते हैं। तो स्पेशली क्या सर वहाँ पे टैलेंट को ज्यादा कदर करते हैं या पॉलिटिक्स को, क्या है वहाँ पे, क्या मैटर, पॉलिटिक्स कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और वहाँ पे क्या सिनेरियो सर आप देख पा रहे, मुंबई क्यों है? मुंबई क्यों है? पहली बात तो ये है कि मुंबई में स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छा है। हाँ जी, उसकी वजह से कोई तो डिफरेंस होगा सर, उस लेवल पे बच्चे जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल क्रिकेट 50 ओवर्स की मैच रहते हैं, 20 ओवर्स के हम लोग मैच नहीं करवाते, तो 50 ओवर्स से स्टार्ट कराते हैं, 50 ओवर्स से स्टार्ट करवाते हैं। यदि बच्चा 13-14 साल का, तो 16 तक हमारे इधर 20 ओवर्स के मैचेस अलाउ नहीं कर रहे। हमारी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने भी एक रूल बना के रखा है कि बच्चा 20 ओवर्स खेलेगा ही नहीं। एक तो ये बात है, और सिर्फ टैलेंट को उधर सहारा जाता है। मुंबई में कभी मैं लास्ट 15 साल से मुंबई क्रिकेट से भी जुड़ा हुआ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि पॉलिटिक्स है। अभी मैं फिलहाल मैं अंडर 19 टीम का कोच हूँ, लास्ट ईयर था, उसके पहले अंडर 14 में था, अंडर 16 में था, मैंने बहुत सारे कैंप्स किए मुंबई के, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि किसी का फोन आ रहा है कि इसको लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए। सिर्फ टैलेंट को मुंबई में सहारा जाता है, और उसकी वजह से मुंबई इतने टॉप लेवल पे पहुंची आज तक। सूर्य कुमार यादव भी वहां से नहीं है, लेकिन मुंबई से खेल रहे हैं, इसलिए टैलेंट की कदर है शायद, टैलेंट की कदर की जाती है। जी जी जी। तो सर अभी यशस्वी जायसवाल भी आप देख रहे हैं, वो भी बाहर का लड़का, लेकिन टैलेंट मुंबई आने के बाद वो जी इतना बड़ा। जी बिल्कुल सर। दिनेश लाड जी में ना हमें एक भूख दिखती है अंदर, एक भूख है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स देना इंडिया को, और रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, मैं चाह रहा हूँ कि, और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितनी भूख अभी हमारे दिनेश लाड जी में है, और कितने ऐसे प्लेयर्स अभी और इंडिया को दे सकते हैं? क्या कोशिश है? भूख तो मुझे है ही, भूख जब तक मेरे जिसमें ताकत है तब तक तो मैं करने वाला हूँ। तो मेरा लाइफ तो क्रिकेट के लिए, मुझे लगता है मेरी मौत भी क्रिकेट ग्राउंड पे हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, जिस तरह से मैं क्रिकेट को ये कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी रूरल एरिया से बहुत सारे बच्चे मैंने अभी अडॉप्ट किए,
ऑलमोस्ट 12-13 बच्चे जो 5 और 6 साल के हैं उनको मैं मुंबई लाया हूँ, उनके घर वालों को रहने के लिए घर दिया हूँ, रेंट पे घर दिया हूँ, उनका फीस भर रहा हूँ मैं, और मेरा बेटा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। हम लोग दोनों फिलहाल तो भी अच्छे क्रिकेटर, तो वो भी अच्छे क्रिकेटर, मुंबई के लिए खेले, ऑलमोस्ट 70 मैच खेले अभी तक। और मैं फ्यूचर में यही चाहता, जैसे कि ये जो मैंने बच्चे अडॉप्ट किए हाईली टैलेंटेड बच्चे, अगर जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अगर ग्राउंड मिलता है, जी सर, अगर ग्राउंड मिल गया तो कमाल हो जाएगा, सुहाना हो जाएगा। वो बच्चे आगे जाके 100% मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने रोहित को 12 साल का देखा था, तभी मुझे लगा था लड़का जाके आके करेगा या तो शार्दुल। मेरे बेटों को मैंने 6 साल में तभी डिसीजन लिया इसको क्रिकेटर बनाना है। हरमीत सिंह जो अभी आपको पता है यूएसए के लिए अभी खेला, वो मेरे स्कूल का ही बच्चा है। ये बच्चे सब मैंने बचपन में देखे थे और पता था कि बच्चे आगे जाके अच्छा करे। जैसे कि अभी भी बच्चे में जो सिलेक्ट है, मुझे ऐसा 100% लग रहा है कि आगे जाके अगर फोकस रहे जिस चीज को उसके ऊपर ध्यान दे तो डेफिनेटली आगे जाके वो बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट रोहित, नेक्स्ट शार्दुल या नेक्स्ट हरमीत, आपकी एकेडमी में अगर कोई एक नेम लेना चाहे तो कौन है कि जो आ सकते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो 7-8 साल के हैं, वो जाके आगे जाके डेफिनेटली देश के लिए खेलेंगे, ऐसे मुझे 100% गारंटी है जी सर। और एक मैं पेरेंट को ये चीज कहना चाहता हूँ, बच्चों को एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोबाइल से बहुत दूरी रखना चाहिए बच्चों। सबसे बड़ी बात है मोबाइल से, क्योंकि लास्ट ईयर में मुंबई के लिए कोच था, उसके पहले से मैं मोबाइल से दूर रख रहा हूँ बच्चों को। लास्ट ईयर मैंने अंडर 19 के बच्चों को 8 महीने तक स्मार्टफोन यूज नहीं करने दिया था। उनको कहा था तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन देखेगा तो मैं तुमको निकाल लूंगा। अभी मैं 19 को पूछा हूँ, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन बहुत गलत चीज है, बच्चों को बहुत बर्बाद कर रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप 16 साल से लेके 21-22 साल ये आपका करियर ओरिएंटेड एज है, अगर उसमें आपने फोकस नहीं किया, एक चीज आपको अचीव करनी है तो आपको उसके ऊपर पूरा फोकस रहना चाहिए। अगर आप नहीं फोकस रहोगे तो आप डाइवर्ट हो जाए, मोबाइल में आप 2-3 घंटा टाइम वेस्ट कर दो। अगर वही टाइम आप पढ़ाई में दो या तो आप स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में दो, तो आप कुछ अचीव कर सकते हो। तो मैं बच्चों को यही आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज से आप दूर रहो। अगर आप दूर रहे तो डेफिनेटली आपका करियर बन जाएगा। और पेरेंट को भी ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट आजकल बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। जी सर, मैं देख रहा हूँ क्रिकेट के अंदर बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, बच्चों को सिखाते हैं, कोचेस के जाके बोलते हैं इसको ज्यादा बैटिंग कराओ, इसको ज्यादा बॉलिंग कराओ, ये सब घर पे आके सिखाते हैं। तो पेरेंट को ये कहना चाहता हूँ कि आप उससे दूर रहो, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है कि मेरे पास से जितने बच्चे खेले आज तक वो टैलेंट की वजह से ही खेले, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट था, मैंने पेरेंट को अलाउ ही नहीं किया मेरे पास आने के लिए, और उसकी वजह से बच्चे आगे जाके इतने टॉप लेवल के क्रिकेटर बन गए। तो मैं पेरेंट को यही कहना चाहिए, आप इंटरफेस करो, आप उस कोच के ऊपर भरोसा करो जिस कोच के पास आप भेज रहे हो। कोच, हर कोच चाहता है कि मेरा बच्चा आगे जाके देश के लिए खेले, तो पेरेंट का यही कहना है मुझे कि आप कोच को डिस्टर्ब मत करो, आप बच्चों का खाली एजुकेशन देखो और उनका खाना पीना देखो, बस यही मैं कहना चाहूंगा। सर वुमेन्स क्रिकेट आ गया और बॉयज को तो हम देखते ही आ रहे हैं जब से हम छोटे से, ये तो हमारे ब्लड में ही है क्रिकेट तो, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट आ गया। वुमेन्स क्रिकेट को कहाँ देखा सर? WPL भी आ गया, वर्ल्ड कप भी अभी चल रहा है, तो वुमेन्स का क्या फ्यूचर है सर? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही थैंक्स टू BCCI रियली, यानी उन्होंने इक्वलेंट अभी पेमेंट किया है वुमेन्स को भी, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अब तक वुमेन्स क्रिकेट इतना बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन BCCI ने जो डिसीजन लिया बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग भी आ गया है, वुमेन्स को वर्ल्ड कप भी उसके आ गए, सभी फॉर्मेट आ गए, तो ये अच्छा ये हो गया ऐसे मुझे लग रहा है। तो पेमेंट सर कौन से लेवल पे ये बराबर की है, जो रणजी लेवल पे या सर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉयज के कंपैरिजन में ही आ गई चीजें? ऑलमोस्ट बॉयज के कंपैरिजन। और क्या चीजें हो सकती है सर जो ज्यादा इंप्रूव करे? क्योंकि गर्ल्स क्रिकेट में देख रहा हूँ बहुत एक लड़कियां आज बहुत अच्छी लड़कियां आ रही हैं और बहुत टैलेंटेड लड़कियां आ रही हैं, तो क्या ऐसी कोई चीजें सर आप भी डिस्कस करना चाहते हैं, लड़कियां और ज्यादा निकले घर से और ज्यादा? पेरेंट ने उनको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को, पेरेंट ने। और जैसे कि मैंने बच्चों को बोला, लड़कियों को भी यही बोलना चाहता हूँ, उस चीज से दूर रहो जिस चीज से नुकसान आपका हो रहा है। आपको अगर कुछ अचीव करना है तो उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहे। बाकी तो सभी चीजें अच्छी हो रही है वुमेन्स क्रिकेट। अभी मैं स्टेट में भी देख रहा हूँ, हमारे स्टेट की भी टीम बहुत बढ़िया है, उनकी प्रैक्टिस भी रेगुलर होती है, लेकिन सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा हो रहा है सब स्टेट की तरह से भी। जी दिनेश लाड सर, IPL को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है IPL एक पैसों की गेम है, IPL में काफी माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है प्लेयर्स का, और
बिट्स लगती हैं, बोलियां लगती हैं, तो आपका क्या व्यू है सर? इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आईपीएल का नहीं बोल रहा, मैं T20 क्रिकेट एक्चुअली ये एंटरटेनमेंट क्रिकेट कहता हूँ मैं, उसको क्रिकेट मानता ही नहीं, शुरू से मैं कहते आया हूँ ये एंटरटेनमेंट है, यानी लोगों को आना 2 घंटा आना, मजा करना, निकल जाना, वो एंटरटेनमेंट। बाकी मैं आईपीएल के बारे में, लेकिन आईपीएल की वजह से बहुत सारे लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि आईपीएल ने बहुत सारे लोगों का एक फीचर बनाया है, जैसे कि सपोर्ट स्टाफ को भी अच्छा मिल रहा है, ग्राउंड्समैन को भी, सब लोगों को है ना, आईपीएल एक अच्छी प्लेटफॉर्म ऐसे मुझे लग रहा है। पर कहीं ना कहीं लालच भी है सर उसमें। हाँ डेफिनेटली लालच है, क्योंकि लालच ये उनको नहीं है, बट लालच है पेरेंट को लालच हो गया, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है मेरा लड़का आईपीएल जाके खेले, या ना कि देश को जाके खेले। पहले हमारे जमाने में क्या था, देश के लिए खेला तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अभी पेरेंट चाहते हैं कि अब मेरा बच्चा अगर आईपीएल खेलेगा बहुत बड़ी बात होती है। तो देशभक्ति तो मिसिंग है सर इसमें। डेफिनेटली देशभक्ति तो मिसिंग होगी, पूरा कमर्शियलाइज हो गया, कमर्शियलाइज, बट हर एक का अलग सोच है, इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता। सर आपकी बात करें, रोहित आपकी प्रोडक्शन है, रोहित आपके एक अंडर में ट्रेनी रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ रोहित के अलावा कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको आप जेन्युइन क्रिकेटर कहते हो, कि वो एक्चुअली क्रिकेट को फील करते हैं, वो चीजें आप किन किन का नाम लेना चाहते हो? मैं विराट के बारे में बोलना चाहता हूँ। विराट जिस तरह से रियली, विराट के बारे में बीच में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विराट को अभी ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि जब 3 साल पहले की बात हुई कि विराट ने 100 रन बनाए, 2 साल में 100 रन है, तो बहुत ही चर्चा हो रही थी, लेकिन मैं उस वक्त उसको सपोर्ट कर रहा था। मुझे पता था विराट एक अलग किस्म का लड़का है जो आगे जाके बहुत ही अच्छा करेगा, और डेफिनेटली मुझे अभी भी याद है जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था, उस दिन सुबह मेरे इंटरव्यूज लेके गए थे, और तभी मैंने बताया कि आज विराट कोहली का बल्ला चलेगा और डेफिनेटली चलेगा। तो मुझे किसी ने बताया कि आपको खबर मिली थी क्या, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि विराट अच्छा बल्लेबाज, विराट एक अच्छा। और सबसे बड़ी बात मैं पंत के बारे में कहना चाहता हूँ, उसका कमिटमेंट, यानी थैंक गॉड वो लड़का जिस तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया, बाउंस बैक किया, कोई उसने जो बाउंस बैक किया है, तो एक सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आपके अगर चाह तो आपको अगर लगता है कि आज मुझे ये अचीव करना है, तो आप करने के लिए आप कितना मेहनत करना है, कितना आपको डेडिकेट करना पड़ता है, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ऋषभ पंत है। तो मैं उसका हैट्स अप करना चाहता हूँ कि जिसने इतने एक्सीडेंट के बाद, इतने स्टिचेस गिरने के बाद उसने कमबैक इंटरनेशनल लेवल पे किया है, तो रियली हैट्स अप टू हिम रियली। नहीं सर, क्या बात है सर। देसी टॉक्स को आपके साथ इतनी अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है, इसको हमारा बिल्कुल भी शो को वाइंड अप करने का मन नहीं कर रहा आपके साथ, क्योंकि बहुत अच्छी डिस्कशन है। बट मैं लास्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहूंगा कि देसी टॉक्स के माध्यम से आप सर हमारे दर्शकों को और आपके फैंस, रोहित के फैंस को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यूथ जैसे आपने बताया कि मोबाइल फोन और बहुत सारी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए एडिक्टेड हो चुके हैं, तो एक सिर्फ स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है या और भी ऐसे मीडियम से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? स्पोर्ट्स तो सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि स्पोर्ट्स से आपका मेंटालिटी स्ट्रांग हो जाती है, ऐसे मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मोबाइल के बारे में तो मैं अभी भी, पहले से मैं बोलता, अभी भी बोलता हूँ कि मोबाइल से आप दूर ही रहो। अगर मोबाइल से आप दूर रहे, आपका करियर ओरिएंटेड जो एज है उस वक्त आप मोबाइल से दूर रहोगे तो डेफिनेटली आप अपना करियर बना सकते हो। ये भी मैं दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। सर रोहित शर्मा वैसे तो आपके स्टूडेंट है सर, बट अगर आपके स्टूडेंट नहीं होते तो अगर आपको ऑनेस्टली एक चूज करना पड़े, रोहित शर्मा या विराट कोहली, आपके फेवरेट कौन है? मेरा तो फेवरेट रोहित शर्मा ही होता है। ये गुरु बोल रहे हैं या बिल्कुल ऐसे प्लेयर आपने उनको ऑब्जर्व किया? बोल रहे हैं। अच्छा चलो नाइस सर, बहुत अच्छी सर आपके साथ कन्वर्सेशन रही, और मैं चाहूंगा और अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि आपको जल्दी ग्राउंड मिले और आपकी जो ये इनिशिएटिव है ये बाकी स्टेट्स में भी फैले, और हमें लगता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको बेटर से बेटर जो है ट्रेनिंग मिल सके, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेशली, तो लार्ज जो हमारी एसोसिएशन आप स्टार्ट कर रहे हैं ये हर जगह फैले और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लोगों को मिले सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपने सोसाइटी के लिए वो काम करके दिखाया, शायद कोई सोच भी नहीं पाता सर। 28 ईयर से आप इस चीज को सर्व कर रहे हैं सर, फील कर रहे हैं चीजों को, इतने अच्छे अच्छे बड़ी प्लेयर्स आ रहे हैं आपके अंडर से, तो सच में हैट्स ऑफ है सर आपको, और हमारे दर्शकों को और हमारे को स्पेशली बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और इतनी अच्छी एक हमारा टॉक रहा है सर, और सच में आज एपिसोड ऐसा लग रहा है सर एक अलग लेवल पे ही चला गया था। बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर, आप आए और इतना समय आपने हमारे को दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।
मिलते हैं दोस्तों फिर नए किसी एपिसोड में किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। जो आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।